अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम वीबीटी के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं और हमने ये देख लिया कि वीबीटी नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को तो बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हैं, लेकिन मॉलिक्यूल की शेप के बारे में जब देखा तो वीबीटी सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को ही दुरुस्त तौर पर एक्सप्लेन कर पाती है। इसके अलावा वीबीटी कई एलिमेंट्स की वैलेंसी को भी सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो इन प्रॉब्लम्स का जो सलूशन है वो हाइब्रिडाइजेशन में हमें मिलता है। हाइब्रिडाइजेशन कोई अलग से थ्योरी नहीं है, बल्कि ये वीबीटी की ही एक्सटेंशन है, ये वीबीटी का ही पार्ट है। और वीबीटी के अंदर जो मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करने की सलाहियत नहीं है, उस सलाहियत को या उस प्रॉब्लम को ये हल करती है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो लफ्ज हाइब्रिड हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल होता है। हाइब्रिड का मतलब होता है जिसके अंदर क्वालिटीज को मिक्स कर दिया गया हो, या जिसे आप कहते हैं दोगला, कि जो एक प्योर क्वालिटीज का मालिक ना हो, बल्कि उसमें डिफरेंट ब्रीड्स की क्वालिटी जो है वो मिक्स हो गई हो। तो हाइब्रिडाइजेशन में बिल्कुल इसके मतलब की तरह, हाइब्रिड के मतलब की तरह कि हम कहते हैं कि इट इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप। रिमेंबर, शेप एंड एनर्जी डिफरेंट होती है। और एनर्जी में जब डिफरेंस की बात हम करते हैं तो याद रखने की बात यह है कि एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हम देखेंगे कि लार्ज साइज एटम्स जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन को प्रेफर नहीं करते। यही वजह है कि ज़्यादा साइज वाले एलिमेंट्स जो है वो दो तरह की जो है वो वैलेंसी शो करते हैं। इसके बारे में भी कभी इसी वीडियो में इंशाल्लाह बात होगी, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि एनर्जी डिफरेंस शुड बी स्मॉलर। शेप डिफरेंट होती है, एनर्जी डिफरेंट होती है, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये आपस में मिक्स होते हैं और मिक्स होकर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट करते हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने जनरेट करते हैं? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करते हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप और एनर्जी सेम होती है। यहां पे एक पॉइंट याद रखना चाहिए, अमूमन ये समझा जाता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बिल्कुल एक तरह के होते हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है जब तक शेप और एनर्जी की बात की जाए। जब बात की जाएगी ओरिएंटेशन की, जब बात की जाएगी डायरेक्शन की, तो ऐसा नहीं होता। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो ओरिएंटेशन होती है वो वेरी करती है, और उसका इन्हिसार इस बात पे होता है कि ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उनकी जो ओरिएंटेशन होती है वो डिफर करती रहती है, वो अलग अलग होती रहती है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन का मेन स्ट्रक्चर है कि जिसमें हम कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होती है वो मिक्स करते हैं, और जितनी तादाद में वो मिक्स करते हैं उतनी तादाद के अंदर ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एनर्जी और शेप जो है वो डिफरेंट होती है। इसको समझने के लिए एक बड़ी सादा सी मिसाल है। फर्ज करें हमारे पास 2 या 3 या 4 डिफरेंट तरह के जो है वो जूसेस मौजूद हैं, या मिल्क शेक मौजूद है। लाइक एक आम का ले लें, एक केले का ले लें, सेब का ले लें, खजूर का ले लें। तो अब इन सब का अपना अपना रंग है, इन सब का अपना अपना जायका है। तो कोई शख्स जो मतलब जस्ट फॉर द टेस्ट क्या करेगा, कर सकता है कि जग ले और उसके पास ये 4 गिलास जूस है, तो वो इन चारों गिलास जूस को उस जग के अंदर डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर दे। अच्छा, आप याद रखें, मिक्सिंग एनर्जी लगती है, मिक्सिंग के अंदर एनर्जी लगती है। ठीक है, तो यहां पे ये बात भी क्लियर कर लेनी चाहिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज्यादा होती है। अभी इस पे थोड़ी देर में डिटेल में बात करते हैं। तो
ये जो हमारे पास अब मिक्सचर बन गया है जूस का, अब हम अगर दोबारा इसको गिलासों में डालेंगे तो दोबारा ये 4 गिलास ही रहेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि 1 गिलास कम हो जाएगा या 1 गिलास ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। ज़रा एक शक्ल के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ये कार्बन है हमारा, और कार्बन में हम जानते हैं कि वैलेंस शेल के अंदर 2s भी पाया जाता है। ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसके अलावा 2py और 2px और 2pz, तो ये हमारे सामने जो है ये होता है। इसको आप 2px कह लें, ये 2py कह लें, और ये आप 2pz कह लें। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, और आप देख रहे हैं कि इस वक्त इनकी शेप में आपको फर्क नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है। p की अपनी शेप है और s की अपनी शेप है। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, कार्बन हाइब्रिडाइज कर जाता है, तो कार्बन की शेप जो है वो क्या हो जाती है, कार्बन के अंदर इनफैक्ट इन ऑर्बिटल की शेप जो है ये सब की एक जैसी हो जाएगी। जो हमें शेप ही फिलहाल नजर आ रही है, एनर्जी भी एक जैसी हो जाएगी। तो किस तरह से हो जाएगी, ये चीज बन जाएगी इस तरह से। अब नोट करने की बात यह है कि आपको यहाँ पे जो है वो कुछ मिक्सिंग नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा जो है वो ये क्राउड हो गया है। तो इसका हल हम ये निकालते हैं कि हम जिस एटम की हाइब्रिडाइजेशन को बताना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, उसकी शक्ल बनाना चाहते हैं, तो हम उसके लोब को ख़त्म कर देते हैं और उसकी बजाय हम उस एटम के गिर्द जो है वो एक दायरा लगा देते हैं, जो कि इस बात को बताता है कि ये जो एटम है ये हाइब्रिड एटम है और इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है। और उसके ऊपर जो है वो हम उन लोब्स को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये और इन दोनों में ज़रा आप फ़र्क नोट कर लें, ये एक ही चीज़ है। इसमें भी हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल शो किए हैं, इसमें भी हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल शो किए हैं, लेकिन आसानी के लिए उसको ज़रा क्लैरिफाई करने के लिए हम ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपकी समझ में आ गई कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसकी शेप, उसमें एक लार्जर लोब होता है और एक उसमें स्मॉलर लोब होता है। लार्जर और स्मॉलर लोब, ये लार्जर और स्मॉलर लोब किस तरह से बनते हैं, तो हम S और P के ओवरलैप करने का पहले से मुताला कर चुके हैं VBT के अंदर। तो हमें पता है कि F और P जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो क्या नतीजा निकलता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जब F और P आपस में वो मिक्स करते हैं, हाइब्रिडाइज करते हैं, तो वही चीज़ जो है वो हमारे सामने यहाँ पे आती है। एक लार्जर लोब है और एक स्मॉलर लोब है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप है। ये तमाम हाइब्रिड ऑर्बिटल इसी शेप में पाए जाते हैं। हाँ, डिपेंड ये करता है कि किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है और उसके लिहाज से जो है वो फिर इसके साइज में फ़र्क पड़ता है। एक टाइप की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसे हम कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरी जो है उसे हम कहते हैं sp2। तो sp हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में दोनों में हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप तो यही होगी, लेकिन साइज का डिफरेंस होगा। sp इसके अंदर आप नोट करें, यहां s जो है वो 50% पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, और यहां पे s जो है वो 33% पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना। 2 में से एक s है और यहां 3 में से एक s है। तो 2 में से एक का मतलब 50% और 3 में से एक का मतलब 33%। तो चूंकि यहां s करैक्टर ज्यादा है तो s ऑर्बिटल के बारे में हम जानते हैं कि इट इज क्लोज टू न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के करीब रहना चाहता है, ये न्यूक्लियस के करीब रहता है। तो चूंकि ये न्यूक्लियस के क्लोज होता है, दैट इज वाई कि sp जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो स्मॉलर साइज का होता है, उसका साइज कम होता है, छोटा होता है एज कंपेयर टू द sp2। sp2 से उसका साइज जो है वो कम होगा। तो शेप जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल की इसी तरह से होती है। हाँ, उसके साइज में जो है वो वेरिएशन होती रहती है, जिसकी वजह से उसके नतीजे में जो बनने वाला बॉन्ड है उसकी लेंथ भी कम या ज्यादा होती रहती है। थोड़ी सी बात करते हैं एनर्जेटिक्स के ऊपर, एनर्जी चेंजेस के ऊपर, और यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन भी शायद हमारे लिए क्लियर हो जाए।
एनर्जेटिक्स हम पहले से जानते हैं, एनर्जी चेंजेस को कहते हैं। और एक कॉमन कॉन्सेप्ट, एक जो मतलब एक आइडिया है वो ये है कि लेट्स से कि अगर S और P आपस में मिक्स कर रहे हैं तो S और P की मिक्सिंग से जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी वो F और P का एवरेज होगी। मतलब जब मिक्सिंग हुई है तो जो क्वालिटीज हैं वो सारी की सारी मिक्स हो गई हैं, तो एनर्जी भी जो है वो मिक्स होकर फिर अल्टीमेटली एवरेज एनर्जी निकलनी चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह से ये चीज शो की जा सकती है। एस की एनर्जी और पी की एनर्जी, ये एनर्जी का ग्राफ हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो एस की एनर्जी कम है, पी की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो जब मिक्सिंग होगी तो sp ऑर्बिटल बनेगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो इन दोनों के इन बिटवीन होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं। मिक्सिंग रिक्वायर एनर्जी, मिक्सिंग रिक्वायर एनर्जी। सो रिमेंबर कि s और p ही अगर लेट्स से कि हम कहते हैं मिक्स कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पर, तो उससे जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा इट विल हैव हायर एनर्जी, क्योंकि मिक्सिंग रिक्वायर एनर्जी। तो जब एक सिस्टम एनर्जी रिक्वायर कर रहा है और हम उसे एनर्जी इनपुट देते हैं, एनर्जी उसे प्रोवाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एनर्जेटिक्स के हवाले से एक पॉइंट है, इसको जहन में रखना चाहिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव हायर एनर्जी एज कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल। और इसमें हायर एनर्जी एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब इसके अंदर फिर अगली बात हम ये कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है। और अमूमी तौर ये है कि स्पॉन्टेनियस वो चीज होती है जो एनर्जी रिलीज करती है। तो ये भी आप क्लियर कर लें कि हाइब्रिडाइजेशन स्पॉन्टेनियस तो है, लेकिन ये एनर्जी रिलीज नहीं करती बल्कि एनर्जी रिक्वायर करती है, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। अच्छा, फिर सवाल आएगा कि स्पॉन्टेनियस कैसे है, क्योंकि एनर्जी जब तक लेट्स से कि इसको नहीं मिलेगी तो ये प्रोसेस नहीं होगा। तो फिर स्पॉन्टेनियस कैसे? स्पॉन्टेनियस हम कहते हैं जो खुद ब खुद हो जाए। तो एक चीज जिसे हम एनर्जी नहीं दे सकते तो वो स्पॉन्टेनियस कैसे हो जाएगी? तो उसका जवाब ये है कि स्पॉन्टेनियस होना, ठीक है, हम कहते हैं उस चीज को जो खुद ब खुद हो जाती है, लेकिन बाज़ कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो खुद ब खुद शुरू तो नहीं होती, लेकिन अगर एक दफा उन्हें शुरू कर दिया जाए तो फिर वो खुद ब खुद होती रहे, तो ये चीजें भी स्पॉन्टेनियस कहलाती हैं। हम बात कर रहे हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे। कि हाइब्रिडाइजेशन स्पॉन्टेनियस है, और कैसे स्पॉन्टेनियस है स्पेलिंग को जरा देख लीजिएगा। कैसे स्पॉन्टेनियस है कि इससे शुरू पे तो एनर्जी रिक्वायर होती है, लेकिन देन आफ्टर ये जो एनर्जी रिलीज करता है, ये जो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो उसके नतीजे में अगली दफा के लिए जो है इसे बाहर से एनर्जी रिक्वायर नहीं करनी पड़ेगी, इसके पास अपनी एनर्जी मौजूद है। किस तरह से, जरा इस डायग्राम की मदद से इसको समझिएगा। ये मैंने आपको बताया कि S और P मिक्स करेंगे तो SP की एनर्जी जो है वो उनका एवरेज होगी। ये बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि असल बात ये है कि जो SP है इट विल एट दी हायर एनर्जी लेवल, और ये कहना कि SP जो है वो इनके दरमियान में होगा, ये बात जो है SP की एनर्जी जो है वो इनके सेंटर में होगी, ये बात दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अब ज़रा स्पॉन्टेनिटी का फिनोमिना जो है उसे इसके साथ रिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं। नोट करें जी, हम कहते हैं कि S और P मिक्स करके, और लेट्स से कि अगर हम मान लेते हैं कि ये उसकी एवरेज एनर्जी है S और P की, ठीक है। अब जब ये S और P ऑर्बिटल मौजूद है किसी एक एटम के अंदर, इन्होंने बॉन्ड करना है, बॉन्ड करके इन्होंने
नया नया ऑर्बिटल बना लेना है, तो चूंकि ये बॉन्ड के नतीजे में बना है, तो बॉन्ड के नतीजे में तो हम जानते हैं कि एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास बनेगा, ठीक है, ये रिएक्टेंट है और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेगा तब एनर्जी रिलीज होगी, और तब जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी जो है वो कहलाती है हीट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब ये तो एक जनरल एजम्पशन है कि एस और पी के दरमियान में कहीं पे हम एस पी की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन असल में ये होता है जो हमने यहां पे देख लिया कि जब एस और पी मिक्स करके एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं तो एस पी की जो एनर्जी होती है वो एस और पी दोनों से क्या होगी, ज्यादा होगी। सो ये एनर्जी है जो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिस्टम ने बाहर से रिक्वायर की है। तो सिस्टम ने बाहर से ये एनर्जी ली तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब जब वो रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करके प्रोडक्ट तो यही बनना है, ठीक है ना, रिएक्शन करके प्रोडक्ट तो यही बनना है। तो अब जो एनर्जी रिलीज करेगा वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये नोट करने की बात है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, इन केस ऑफ नो हाइब्रिडाइजेशन, अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती तो फिर जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम एनर्जी रिलीज होगी, और इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और चूंकि हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट एनर्जी की ये रिलीज कर रहा है ये वो क्या करेगा, ये उसने ली थी एनवायरनमेंट से, ये एनवायरनमेंट को वापस कर देगा। और देन ऑन इसके पास अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी होगी कि ये अगली दफा हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए बाहर से एनर्जी नहीं लेगा बल्कि उसी एनर्जी को यूज कर लेगा। और यही कुछ होता है जलने के अमल के अंदर भी। फर्स्ट टाइम हमें जलने के अमल के अंदर आग लगानी पड़ती है पेट्रोल को या लकड़ी को या मोमबत्ती को, लेकिन देन ऑन जब एक दफा जलने का प्रोसेस हो जाता है तो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है कि अगले रिएक्शन के लिए हमें बाहर से एनर्जी नहीं देना पड़ती, बल्कि वो खुद ब खुद ही वो जो है वो आगे प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन रहता है, चलता रहता है। और जलने का अमल तो सब जानते हैं कि स्पॉन्टेनियस है। तो हाइब्रिडाइजेशन भी जो है वो याद रखिए स्पॉन्टेनियस है, ये एनर्जी लेती है, ये एंडोथर्मिक है, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस है क्योंकि ये इतनी एनर्जी एक बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलीज कर देता है कि जो अगली दफा हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए उसे मतलब उसकी जरूरत को पूरा कर देती है और उसे बाहर से एनर्जी जो है वो हासिल करना नहीं पड़ती। तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर भी एक नजर रखिएगा। हमने बात की डेफिनेशन की, हमने बात की शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की, एनर्जेटिक्स की बात की, और हमने बात की स्पॉन्टेनिटी की। आखिरी बात जो हम आज करना चाहते हैं वो हम करना चाहते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन की जो टाइप्स है वो कई एक है। मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास हम जिन पर बात करना पसंद करते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए वो कौन कौन सी हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 और sp3 के इस बाद dsp3 और d2sp3 और इसी तरह से d3sp3। तो ये मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड हाइब्रिडाइजेशन है नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए हम बात कर रहे हैं। इनफैक्ट नॉर्मल एलिमेंट्स का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एक टाइप जो है वो dsp2 भी आ जाती है sp3 के साथ ही, ठीक है। इनको अगर आप इन हाइब्रिडाइजेशंस को देखेंगे तो ये आपको वेस्पर थ्योरी के साथ उसकी जो क्लासिफिकेशन के साथ रिलेट करती नजर आएंगी। किस तरह से कि ये जो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है ये दरअसल ab2 टाइप वेस्पर टाइप के अंदर जो हमने पढ़ा था उसको रिप्रेजेंट करती है। ये जो sp2 है ये ab3 टाइप को इनकाउंटर करती है, इसी तरह ये ab4 को और ये ab5 को आप नोट करते जाएं। टोटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो सम बनेगा, यानी अगर आप dsp3 देखते हैं तो ds और p3 तो कितने 5 हो गए, तो ये ab5 है और ये क्या है ये ab6 है और ये क्या है ये ab7 है।
सो अगर आपको वेस्पर की थ्योरी याद है, वेस्पर को कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्लियर है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से वीबीटी जो है अब दोनों क्वेश्चंस को इनकाउंटर कर रही है। हमने शुरू पे 2 सवालात उठाए थे लेवी-फोर-कोसेल के कॉन्सेप्ट के बारे में कि लेवी-फोर-कोसेल ने जो बॉन्ड का आइडिया पेश किया था तो वो तो दुरुस्त था, लेकिन बॉन्ड बनता कैसे है और मॉलिक्यूल की शेप कैसे होती है, इन दोनों बातों में वो फेल हो जाता है। वेस्पर ने सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन किया है शेप को, लेकिन वीबीटी एक्सप्लेन करती है नेचर को कि बॉन्ड बनता कैसे है। और वीबीटी के साथ जब हाइब्रिडाइजेशन को कॉन्सेप्ट हम इंक्लूड कर लेते हैं तो वीबीटी जो है अकेले ही दोनों क्वेश्चंस को इनकाउंटर कर लेती है। ना सिर्फ नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है बल्कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल को भी एक्सप्लेन करती है। उसमें फिर आप डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के लिए इस चीज को सामने रखते हुए आप शेप बता सकते हैं। यहाँ शेप जो है वो लीनियर होगी, उसके बाद शेप जो है वो ट्राइएंगुलर होगी, उसके बाद शेप टेट्राहेड्रल, और आगे चलते जाएंगे ट्राइएंगुलर पिरामिडल। इन शेप्स को याद रखना ज़रूरी है। अगर आप इन शेप्स को भूल जाएंगे तो फिर आपके लिए दोबारा से उसको मतलब याद करना हो पाएगा। इसी को याद रखें तो ये आपको याद रहेगा। इस यहाँ पे शेप हमारे पास होती है ऑक्टाहेड्रल, और फाइनली हमारे पास शेप होती है ट्राइएंगुलर पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यहां भी बाइपिरामिडल है और यहां पे भी बाइपिरामिडल है। तो इसको जहन में रखेंगे। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम 1 बाय 1 इन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आपका कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई मशवरा देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।